देखा है आज हमने सनम आपके आंखों में प्यार मोहब्बत दिल का सुकून है इत्बार मोहब्बत। तो हेलो साथियों, नमस्कार और आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा और आपके साथ हम बने रहेंगे। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिप्सम को गर्म करके किसको जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक में तैयार किया जाता है। क्या है वह? क्या है? तो ये 17 अगस्त 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे सब। उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। उस क्वेश्चन पे आपको एक दो और क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे जो ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। तो कह रहा है कि जिप्सम को गर्म करके जिप्सम को किसको जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक में तैयार किया जाता है। जो एक रासायनिक यौगिक में जो तैयार किया जाता है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो एक सफेद चूड़ की तरह होता है। कैसा होता है? पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है? एक सफेद चूड़ की तरह होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? सी। इसका रासायनिक सूत्र क्या? इसका रासायनिक सूत्र ये होता है CSO4 हाफ H2O होता है। CSO4 हाफ H2O होता है। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। ये एक अग्निरोधी पदार्थ के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधी के मतलब ये होता है कि आग लगे तो रोका जा सकता है इससे। तो अग्निरोधी पदार्थ के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन हो गया, अगले पर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला और अंतिम तत्व बताइए। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला और अंतिम तत्व जो है वो है, पहला जो है हाइड्रोजन और लास्ट जो है अंतिम जो है उसका नाम थोरियम है। देखिए एक बार पूछा था और कि न्यूलैंड का अष्टक का अंतिम तत्व कौन सा है? तो अष्टक का अंतिम तत्व न्यूलैंड का जो होता है थोरियम होता है। क्या है? थोरियम। तो आप लोग अच्छे से देखिए कि क्या पूछ रहा है, कैसे आ रहा है एग्जाम में और कैसे हमको एग्जाम देना है। तो ये भी याद रखिएगा न्यूलैंड के अष्टक के नियम पहला तत्व, जो पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व थोरियम। अब क्या न्यूलैंड का थोड़ा सा हम जान लें। ये न्यूलैंड के अनुसार क्या था? परमाणु भार को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। कभी पूछता है न्यूलैंड के अनुसार बताइए क्या था? तो न्यूलैंड के अनुसार क्या था? परमाणु भार को बढ़ते क्रम में क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया। न्यूलैंड को बढ़ते क्रम में क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था कैल्शियम तक ही चला था। कहाँ तक चला था? कैल्शियम तक। पूछता है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम था कहाँ तक चला था? वो कैल्शियम तक चला था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा था कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है, कि इसका फार्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है। कभी कभी फार्मूला फुल फॉर्म बताइए। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ जाता है, तो एड्स का फुल फॉर्म बताइए। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। अब ये किसके कारण होता है? HIV के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV के कारण, जिसे कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। किसके कारण होता है? HIV के कारण ये क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा हमारे चैनल से, और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा कि हमको भी एक उम्मीद रहे आपसे। और हमारा वीडियो समझ लीजिए बहुत थोड़ा सा लेवल से बना रहे हैं कि
आपके पेपर में जरूर आएगा। और बार बार हम बोलते हैं कि पेपर में बस एक सर्किल की तरह है, घूम घूम कर क्वेश्चन डालता रहता है, यानी कि आता रहता है। एक गोलाकार दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या r के पदों में बराबर है। तो r के पदों में बराबर है, तो हम जानते हैं r बराबर जो होता है, एफ बराबर जो होता है r/2 होता है, एफ बराबर r/2 होता है। यदि ये क्वेश्चन आए, ये आ जाए, तो इस यही क्या होता है, दो जो है भाग में है, इधर ही जाता है तो किस में हो जाता है? मल्टीप्लाई में, यानी गुणा में हो जाता है। तो इसको लिखते हैं r बराबर 2f लिखते हैं। क्या लिखते हैं? r बराबर 2f। तो कोई भी आंसर आए तो आपको सोचना नहीं है, आराम से टिक लगा देना है। r बराबर 2f भी हो जाएगा, f बराबर r/2 भी हो जाएगा, तो आराम से क्वेश्चन लग सकता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि आलू में क्या कर रहा है? आलू के रस में स्टार्च होता है, तो जो आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या कैसा हो जाता है? जब किससे जब आयोडीन के साथ अभिक्रिया करता है तो कैसा हो जाता है? आलू को जो आलू के रस में स्टार्च होता है, तो आलू के रस में क्या होता है? स्टार्च होता है, तो जो आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने पर कैसा हो जाता है? वो हो जाता है नीला काला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता है। और अगर कभी पूछ दिया कि आलू में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोटीन का नाम है पैक्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन नामक प्रोटीन पाई जाती है? पैक्टिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। जिसे हम कहते हैं, इसे पैक्टिन भी कह सकते हैं और कह सकते हैं ट्यूबरीन भी कह सकते हैं। इसका नाम ट्यूबरीन भी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम ट्यूबरीन भी है और इसका नाम पैक्टिन भी है। दोनों में से कोई एक देगा तो आप लगा देंगे। सही उत्तर कब दे पाएंगे? जब मेरा वीडियो स्किप करके ना देखेंगे, तब आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो आपको स्किप करके वीडियो नहीं देखना है, आपको लाइन बाय लाइन चलना है। तो यदि मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। जो भाई बहन भी हमारे हैं, जो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पहुंचाएं, उनको भी हेल्प मिले और हमारे वीडियो के माध्यम से उनका एग्जाम अच्छे प्रकार से निकले। और हमारा यही क्या है, यही हम सोच रहे हैं कि सबका आराम से, सबका एक एक करके सबका हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक रहा। और हमारे वीडियो को चैनल बनने के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। ठीक है, कल फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।